हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले क्या पढ़ा था। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे 1 और 2, उसमें क्या था, आवेश कैसा रहता है, स्थिर रहता है। और स्थिर आवेश के कारण हमने अनेक घटनाओं का अध्ययन किया है। जैसे आवेश स्थिर है, उससे कुछ दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। लेकिन इसमें क्या है, तो अभी तक उस ऐसी धारा को क्या कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत्की कहते हैं। लेकिन अब इसमें आवेश स्थिर नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, आवेश गत करेगा। आवेश एक नियत वेग से गत करेगा। जैसे हम किसी सेल से या बैटरी से धारा प्रयुक्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे जल का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह, जल का प्रवाह किधर होता है, जल का प्रवाह होता है, ये बताया भी गया है, उच्च गुरुत्वीय तल से, उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है। किधर होता है, निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है। ऐसे ऊष्मा का प्रवाह, ऐसे किसका होता है, ऊष्मा का प्रवाह, ये बताया गया पीछे। ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, उच्च ऊष्मीय तल से, किधर होता है, उच्च ऊष्मीय तल या उच्च ताप भी कहते हैं। उच्च ऊष्मीय तल या उच्च ताप से कहाँ होता है, निम्न ऊष्मीय तल, ऊष्मीय तल या निम्न ताप की ओर होता है। किधर होता है, निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है, उच्च ऊष्मीय तल से या उच्च ताप से निम्न ऊष्मीय तल या निम्न ताप की ओर होता है। इसी प्रकार आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह किधर होता है, उच्च वैद्युत तल, वैद्युत तल या उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न वैद्युत तल, तल या निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होता है। इसी प्रकार आवेश का प्रवाह किधर होता है, आवेश का प्रवाह होता है उच्च वैद्युत तल या उच्च विभव से निम्न वैद्युत तल या निम्न विभव की ओर होता है। और द्रव के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वो द्रव के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, द्रव के प्रवाह की दर को द्रव धारा कहते हैं। द्रव के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, द्रव धारा। ऐसे ऊष्मा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ऊष्मीय धारा। ऐसी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या हुआ, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, द्रव की धारा को बनाए रखने के लिए गुरुत्वीय तलों में अंतर होना चाहिए। ऐसे ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए तापांतर का अंतर होना चाहिए, दोनों वस्तु में तापांतर का अंतर होना चाहिए। ऐसे आवेश के प्रवाह की दर को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए। कहने मतलब दोनों वस्तुओं के बीच या दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होना चाहिए। तो अब हम पढ़ाएंगे, तो ये समझ में आ गया होगा विद्युत धारा क्या होता है। जिस प्रकार से द्रव धारा होता है, उसी प्रकार से ऊष्मीय धारा, और इसी प्रकार से क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो अब आइए, विद्युत धारा क्या होता है, ये देखो। विद्युत धारा होता है आवेश के प्रवाह की दर को, तो क्या हुआ, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे समय। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T। Q/T। तो इसका मात्रक क्या होता है,
कूलाम प्रति सेकंड, या इसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। ये मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि है। इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, ये मूल राशि है तो विमीय सूत्र इसका क्या हुआ, विमीय सूत्र क्या हुआ, ये विमीय सूत्र इसका क्या हुआ, या इसको एम्पियर को किससे निरूपित करते हैं, ए से निरूपित करते हैं। एम्पियर को किससे निरूपित करते हैं, ए से निरूपित करते हैं। तो विमीय सूत्र क्या हुआ, ए है अदिश राशि है, ये है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें दिशा तो होती है, दिशा क्या होती है, इसमें दिशा होती है, लेकिन तब भी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों होती है कि सभी वस्तुएं सदिश और अदिश राशि पढ़ाया जा चुका है, तो उसमें क्या होता है, ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। जैसे हमें यहाँ दिखा दे रहे हैं, जैसे इसमें 3 एम्पीयर की धारा है और इसमें 4 एम्पीयर की धारा है, इसमें 4 एम्पीयर की धारा है। एक यहाँ पर हम अमीटर लगा दें तो इसको नापेंगे तो कितना बताएगा, 3 एम्पीयर बताएगा। एक यहाँ मीटर लगा दें तो इसको नापेंगे कितना बताएगा, 4 एम्पीयर बताएगा। अगर मैं एक इधर इसमें एक अमीटर लगा दें तो ये कितना नापेगा, अमीटर लगाए तो ये 7 एम्पीयर नापेगा। कितना नापेगा, ये 3 एम्पीयर है, ये 4 एम्पीयर है। यहाँ जब अमीटर लगाएंगे तो ये कितना नापेगा, ये 7 एम्पीयर नापेगा। इससे पता चल रहा है। और ये कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, तो ये 7 एम्पीयर बताएगा। अगर ये सदिश राशि होती तो क्या होता है इसका, तो सदिश राशि का मापांक कितना होता है, ये पढ़ा होगा सूत्र, a² + b² + के 2ab इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो इसका मान कितना है, एक का मान कितना 3 है, प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 90 है तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए था, इसका मान कितना होना चाहिए। अगर सदिश राशि होती तो कितनी आती है, 5 एम्पीयर आती। कितनी आती, 5 एम्पीयर आती। लेकिन 5 एम्पीयर नहीं आ रही है, तो कितना आ रहा है, 7 एम्पीयर आ रहा है। इससे पता चल रहा है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यह क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये वैद्युत धारा आ गया। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे T। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड या एम्पीयर। ये मूल राशि है, तो इसको किससे निरूपित करते हैं, ऐसे। ये क्या है, एक अदिश राशि है। अब आया अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आया, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, गमन या अपवाह भी कहते हैं। अनुगमन या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाए। इसकी डेफिनेशन लिख लो। जब किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है। यह बल, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। जब किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं, VD से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, VD से निरूपित करते हैं। अब आया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब आ गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये पूछा जाता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इसमें लिख लो, माना चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, BD है। तब 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaBD। 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaBD। तब 30 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaBDT। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है। तब NaBDT इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, आवेश इसको मान ले रहे हैं Q, कितना होगा, NaBDT इंटू A। इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इतना होगा। परंतु वैद्युत धारा क्या होती है, परंतु वैद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q/T। Q का मान रखने पर Q का मान रखेंगे तो क्या होगा, NaBDT इंटू E/T। T से T कैंसिल हुआ तो I बराबर क्या होगा, NaBDE। ये हो गया। तो यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ये पूछा जाता है, इस पर IMP लिख लेना, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब आया धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, इसको देख लो। किसी तार के अनुप्रस्थ, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको किस निरूपित करते हैं, J से निरूपित करते हैं। तो J बराबर क्या हुआ, I/A। J बराबर क्या हुआ, I/A। तो इसकी परिभाषा लगे, किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं, J से। तो J बराबर क्या हुआ, I/A। इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र कितना हुआ, इसको क्या लिखेंगे, A। एम्पियर का विमा क्या होता है, A, और मीटर का क्या होता है, L स्क्वायर। तो क्या हुआ, इसका A_L⁻²। कितना हुआ, A_L⁻²। तो इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, A_L⁻²। अब यहाँ लिख लो धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व हम जानते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। J बराबर क्या होता है, I/A। परंतु I बराबर क्या होता है, I बराबर NaEBD। अभी निगमन करवा के गए, तो I का मान रखने पर तो J बराबर कितना हुआ, तब J बराबर क्या हुआ, NaEBD बच्चे कितना हुआ, A से कैंसिल है। तो J बराबर क्या हुआ,
NEVD, ये हुआ धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध हो गया। अब देखो ओम का नियम, ओम का नियम देख लो। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, परिभाषा लिख लो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि नियत रहे तब चालक के स्रों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि नियत रहे तब चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का विभवांतर तब चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती क्या हुआ, I, तो V बराबर क्या हुआ R इंटू आई, तो V बट्टे I बराबर क्या हुआ R, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है जिससे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, तार का प्रतिरोध। तो V बट्टे I क्या रहता है, नियत रहता है। अगर V बट्टे I में अगर ग्राफ खींचें, जैसे इधर ले लो I, इधर क्या ले लो V, तो क्या होगा, एक नियतांक आएगा, तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी, अगर V तथा I के बीच ग्राफ खींचें तो क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये क्या होगा, जहाँ तक ये सीधी रेखा प्राप्त होगी वहाँ तक ये ओम के नियम का पालन करेगा। अगर जहाँ ये सीधी रेखा प्राप्त न हो तो वहाँ पर ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि नियत रहे तब चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपाती क्या हुआ, I, तो V बराबर क्या हुआ R इंटू आई। R क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो V बट्टे I बराबर क्या हुआ R। तो ये ओम का नियम हुआ। अब देखो अब अगली हेडिंग है अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन लिख लो। ओम के नियम का निगमन तो लिख, या मान लो माना चालक की लंबाई, माना तार की लंबाई या चालक की लंबाई कितनी है, L। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है। माना तार की लंबाई L, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। तब जब चालक के या तार के स्रों के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है तब तार के प्रत्येक बिंदु पर या चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V/L। कितना होता है, V/L। तब तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा E इंटू ई। ई का मान रखने पर तो F बराबर क्या होगा, E इंटू V/L। कितना होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हुआ, इतना। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A हो तब क्या होगा, F बराबर क्या होगा, F बराबर ma।
F बराबर क्या होगा एम ए। इसे समीकरण 1 डाल लो, इसे डाल लो 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो F बराबर इतना और F बराबर इतना, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एम ए बराबर क्या हुआ ई बी बाई एल, तो ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा ई बी बाई एम एल, ई बाई क्या होगा एम एल होगा। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वेग से इलेक्ट्रॉन है इस बल से गत करना शुरू हो जाएगा। तो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं। तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं, किन्हीं दो चक्करों के बीच औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। श्रांत काल क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं, श्रांत काल टाउ कहते हैं। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं तथा दो लगातार चक्करों के बीच के औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांत काल टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांत काल टाउ कहते हैं। श्रांत काल टाउ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग, प्राप्त वेग तो इस सूत्र से हम लगा दे रहे हैं, ये होता है सूत्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सूत्र v बराबर u प्लस ए टी, ये गत का समीकरण होता है, इससे लगा दे रहे हैं। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा 0 प्लस के ए टाउ, टाउ का मान रखने पर, टाउ का मान रख देंगे तो v बराबर क्या हुआ ए का मान रख दो, ए का मान कितना ई बी बट्टे एम एल इंटू टाउ, ई बट्टे एम एल इंटू टाउ, ये एम एल है, ई बट्टे एम एल इंटू टाउ। तो ये समझ में आ गया। श्रांत काल टाउ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग कितना हो जाएगा, इतना। श्रांत काल में अब देखो, श्रांत काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो श्रांत काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वी टी बराबर क्या हुआ 0 प्लस के बी बाई 2, 0 प्लस के बी बाई 2। तो श्रांत काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग प्रारंभिक वेग कितना था 0, तो वी डी बराबर 0 प्लस के अंत में वेग कितना हो गया v हो गया। तो 0 प्लस के बी बाई 2, v का मान रखने पर, v का मान रख दो तो वी डी बराबर क्या हुआ 0 प्लस v का मान कितना है ई बी बट्टे एम एल इंटू टाउ, एम एल इंटू टाउ बट्टे 2 हो जाएगा। पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, पूरे के बट्टे हो जाएगा 2। या तो यहाँ पर लिख दो b बाई 2, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो वी डी बराबर कितना हुआ, इतना हो जाएगा। परंतु वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है NEABD। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है NEABD, ये बता लिए होगा NEABD। तो I बराबर क्या हुआ, NEA BD का मान कितना है EV बट्टे 2 ml इंटू टाउ। तो इसको क्या लिखें V बट्टे I लिख दो, V बट्टे I। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 2 ml ऊपर पहुँच जाएगा, और V बट्टे I इधर लेके आएंगे और 2 ml ऊपर पहुँच जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा NE स्क्वायर ए टाउ, NE स्क्वायर ए टाउ, इतना आया। परंतु
2ml/n(e²) बराबर नेतांक। ये क्या है? एक नेतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, इसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो V/I बराबर क्या हुआ? R। यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। तो समझ में आ गया? क्योंकि ये कैसे, दो तो बदलेगा नहीं, ये चर संख्या m भी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही होगा, और लंबाई भी नहीं बदलेगी तार की, एक अंक आता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बदलेगी, आवेश भी नहीं, क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा, टाउ भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। कब? ये कब बदलता है? जब उसका ताप नियत रहे तब, वो ताप बदलता रहे तब। तो ताप नियत रहे तो क्या होता है? टाउ का मान भी नहीं बदलेगा, तो V/I क्या हो जाएगा? ये R के बराबर हो जाएगा। तो यही ओम का नियम है। अब वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? परिभाषा लिख लो। किसी चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या हुआ? वैद्युत प्रतिरोध, उसे वैद्युत प्रतिरोध तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हुआ? वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या हुआ? वैद्युत विभवांतर बट्टे वैद्युत धारा। तो इसे R से निरूपित करते हैं। तो R बराबर क्या हुआ? V/I। तो वैद्युत प्रतिरोध समझा, किसी चालक के स्रों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से निरूपित करते हैं। तो R बराबर क्या हुआ? V/I। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। अब देख लो, ओम होता है तो इसका विमा प्रतिरोध का विमीय सूत्र तो कितना हुआ? तो R बराबर क्या होता है? V/I। परंतु V बराबर क्या होता है? W/Q। तो R बराबर क्या हुआ? W/QI। परंतु Q बराबर क्या होता? IT। तो R बराबर क्या हुआ? W/IT। तो R बराबर क्या हुआ? IT × I। तो W/T क्या हुआ? I²T। तब R का विमा क्या हुआ? तब R का विमीय सूत्र क्या हुआ? W का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/2 T/-2। ये मूल राशि है, तो A/2 और T समय है, तो इतना हुआ। तो कितना हुआ? इसका विमीय सूत्र क्या हुआ? mL/2 और T/-3 A/-2 ये हुआ। तो इसका विमीय सूत्र कितना हुआ? mL/2 T/-3 और A/-2। या ऐसे इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या हुआ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड/-3 एम्पियर/-2 होता है। सही है। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज यहीं तक शेष कल।